हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ट्यूब बाय उस्ताद। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अदनान यकूब और आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की सीरीज में से लेक्चर नंबर 5। आज हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली हमारे पास हमारे रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताता है कि किस तरह टाइम के गुजरने के साथ साथ हमारे रिएक्शन के रेट के ऊपर फर्क पड़ रहा है, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के ऊपर फर्क पड़ रहा है कि कैसे वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो आज हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो इसके रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और इनके फैक्टर्स में से जो कुछ फैक्टर्स हमारी बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं उनमें सबसे पहले है कंसंट्रेशन, फिर सरफेस एरिया, फिर उसके बाद है टेम्परेचर और फिर है कैटलिस्ट। हम लोग आज 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे और बाकी जो एक फैक्टर है जो कैटलिस्ट का फैक्टर है वो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि इस लेक्चर के जो कि फैक्टर्स का लेक्चर है इसके 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट के अंदर हम पहले 3 फैक्टर्स डिस्कस कर लेंगे और जो कैटलिस्ट का फैक्टर है वो मैं दूसरे पार्ट में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो है हमारे पास कंसंट्रेशन का फैक्टर। क्या है जी आपके पास? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार। मिकदार का मतलब है जी आपके पास अमाउंट किसी चीज की। यहां पर हम लोग अमाउंट किसकी देखेंगे? यहां पर हम लोग अमाउंट देखेंगे हमारे रिएक्टेंट्स की। क्यों? क्योंकि हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन हमें कहता है, कौन सा लॉ? हम लोग एक लॉ पढ़ के हमें 10th क्लास के अंदर, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। ये हमारे पास अगर हम गौर करें तो इस तरह से मैथमेटिकली हम इसको रिलेट करते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है रिएक्टेंट्स की अमाउंट जितनी बढ़ती चली जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग अगर गौर करें तो हमारे पास रिएक्टेंट्स के बढ़ने से हमारे पास क्या हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। तो रिएक्टेंट के असल में क्या बढ़ा रहे हैं हम लोग? अमाउंट। अमाउंट यानी कि क्या बढ़ा रहे हैं? उसकी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो इसको थोड़ा सा लिखते भी हैं कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज कर रही है, इसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स जो अफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं उनकी तादाद भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल्स which can collide effectively also increases। अगर हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं इंक्रीज कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा हो गई है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, उस एनर्जी बैरियर को आसानी से क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फिर इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, अब गैसेस के केस में क्या होता है? उसमें तो कंसंट्रेशन नहीं होते, उसमें तो प्रेशर होता है। तो याद रखिएगा अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर को इंक्रीज करने को भी हम लोग कंसंट्रेशन का इंक्रीज यानी कि अमाउंट में इंक्रीज ले क्या नहीं कहते हैं। प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप गैस के पार्टिकल्स बढ़ा रहे हैं, और अगर आप गैस के पार्टिकल्स बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है उनके दरमियान में कोलाइड करने की एबिलिटी, या आप कह सकते हैं उन मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ रही है जिनकी कोलिजन से हमारे पास प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आ रहा है। तो गैसेस के केस में, किन के केस में? इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस हमारे पास जब हम लोग क्या इंक्रीज करते हैं? प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज करने से
रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास पहला फैक्टर जो था कंसंट्रेशन का, वो मैंने डिस्कस किया। अब आगे आते हैं हमारे पास दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरे फैक्टर के अंदर हमारे पास कौन सा फैक्टर आ रहा है? सरफेस एरिया का फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया क्या है जी? वह बेटा याद रखिएगा, हमारे पास सरफेस एरिया में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एरिया कितना है जहां पर रिएक्शन होना है। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा तो चांसेस फॉर इफेक्टिव कोलिजन भी क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। जैसे कि हमने पहले फैक्टर में देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, इसी तरह सरफेस एरिया के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन ही है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम गौर करें कि अगर सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करता है, तो सरफेस एरिया के इंक्रीज करने की वजह से याद रखिएगा चांसेस फॉर अफेक्टिव कोलिजन्स ये भी क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। ये भी क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? HCl के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ। और जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है ना, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? एक होता है कैल्शियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 2 लगाएं तो ये सारी इक्वेशन बैलेंस है। अब हम लोग देखते हैं कि जी यहाँ पर ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ। इसके रिएक्शन में इंक्रीज कैसे आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूने का पत्थर भी बोलते हैं। यहाँ पर देखें, लेट सपोज मेरे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक बड़ा सा पीस पड़ा हुआ है। इसे बोलता हूँ चंक ऑफ, क्या जी? चंक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के एक पूरा पीस है मेरे पास किसका? चूने के पत्थर का। तो ये मेरे पास एक चंक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। ये किसका चंक है जी? कैल्शियम कार्बोनेट का। और एक साइड पे मैं इसी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करता हूँ? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, आपके पास ये इसकी कौन सी फॉर्म है? ये इसकी पाउडर्ड फॉर्म है। तो इसको भी देख लेते हैं। एक में हमारे पास पूरा ये आप कह सकते हैं पत्थर है, यानी कि अपने आप ठोस हालत में, हमारे पास इधर भी ठोस हालत ही है। अब कैसा मुकम्मल हमारे पास एक पत्थर है और यहाँ पे हमने उसके क्या किया? पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास जो HCl है इसकी सरफेस पे जस्ट आके क्या कर सकता है? इंटरेक्ट कर सकता है। ये कौन है जी? ये रेड कलर के साथ जो आपको एरोज नजर आ रहे हैं, ये HCl के मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं। पर अगर आप पाउडर्ड फॉर्म को देखें तो HCl जो है वो कहीं से भी पास कर सकता है। इसके पास ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? अवेलेबल है, ताकि वो क्या कर सके? रिएक्ट कर सके। तो जाहिर सी बात है, अगर इसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल है तो पाउडर्ड फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl का रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इन द फॉर्म ऑफ अ चंक। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो हमें एक्सप्लेन करती है कि सरफेस एरिया के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे फैक्टर की तरफ। तो तीसरे फैक्टर में हमारे पास जो फैक्टर है वो है फैक्टर टेम्परेचर। क्या है जी आपके पास? टेम्परेचर का फैक्टर। अच्छा, जैसे जैसे आप आगे चलते जा रहे हैं, आप लोगों ने गौर किया होगा हमारे पास जितने भी यहाँ पर फैक्टर्स आ रहे हैं सबका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो टेम्परेचर को देखें तो इसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप ही है। जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो
टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से याद रखिएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ, या इसे मॉलिक्यूलर एनर्जी भी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर आपके जो रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो चांसेस फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स वो भी क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। इसका मतलब होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो अगर ये चांसेस बढ़ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, क्या होगा, आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, यहां पर क्या कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है, क्या जी, ऑब्जर्वेशन है, बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि जैसे ही आप किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो क्या होता है, उस रिएक्शन का रेट या तो डबल हो जाता है या वो ट्रिपल हो जाता है। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। पर इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इसको एक्सप्लेन करते हैं हमारे पास मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज को स्टडी किया था और उनके ग्राफ बनाए थे। अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। अच्छा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को डिफाइन करें तो क्या कहता है, द कर्व which explains the distribution of energies at a given temperature। जो गिवन टेम्परेचर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करे, ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है। हमारी बुक के अंदर किसी जगह पे इसको MBDC के नाम से भी यहाँ एब्रीवेट किया गया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके ग्राफ को। तो ग्राफ में मैं क्या बताया गया, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं तो ये मेरे पास ग्राफ है। ग्राफ में ज़रा 2 दफ़ा बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को टेम्परेचर के इंक्रीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन बताई होगी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये बताया गया। और यहां पर मॉलिक्यूलर एनर्जी बताइए, क्या बताया हुआ है, मॉलिक्यूलर एनर्जी। कई जगह पर इस मॉलिक्यूलर एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी लिखा होता है, कोलिजन एनर्जी भी लिखा होता है, तो कोई मसला नहीं, एक ही बात है सबके लिए। अच्छा, इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिखा हो सकता है, वो भी एक ही बात है, तो आपने से परेशान नहीं होना। अब हम लोग इसके ग्राफ को देखते हैं तो इसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कन्फ्यूजन क्या है वो देखते हैं। अच्छा, पहले देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये देखें, ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास ग्राफ आएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं, अगर आप लोग गौर करें तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। अच्छा, कई जगहों पे ना इस ग्राफ के अंदर यहाँ पर ऐसे लाइन लगा के यहाँ पर EA लिखा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब यही नहीं कि ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी का पॉइंट है कि इतनी एनर्जी चाहिए कि उसकी कोलिजन के लिए और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने। यहां पर आपको इस ग्राफ के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है, पहले तो ये जो शेडेड एरिया है जो कि रेड कलर के साथ मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूं, उसको देखें तो याद रखिएगा ये उन मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन है। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो कि अफेक्टिव कोलिजन्स कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल्स which can collide effectively। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं। तो पीछे जो बच गया एरिया, ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं है
कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचकर या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बैरियर को क्रॉस कर सकें। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, आप लोगों को पता है कि वो चंद ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में चेंज हो पाते हैं। तो यहां पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई है एनर्जी की कि भाई यहां पर वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इफेक्टिव कोलिगेंस कर सकें, यहां पर वो वाले मॉलिक्यूल जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो इफेक्टिव कोलिगन करें और उनके पास इतनी एनर्जी हो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है कि हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। इसलिए कई बार यहाँ पे EA लिखा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ग्राफ एक्सप्लेन करता है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिगन कर सकते हैं उनकी फ्रैक्शन थोड़ी है और जो मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर सकते उनकी फ्रैक्शन ज़्यादा है। तो इन्होंने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करके बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। अब हमें कैसे पता चला इस ग्राफ से कि भाई हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है? तो उसको समझने के लिए इसी ग्राफ को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो ये ग्राफ दोबारा से मैं ड्रा कर रहा हूँ। वही हमारे पास सेम यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसी तरह से सेम हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूलर एनर्जी, सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर देख रहे हैं। डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर हम लोग गौर करें तो पहले हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास हम लोग इस ग्राफ को देखेंगे पहले जी, जैसे सिंपली ऊपर हम लोगों ने देखा था तो क्या हुआ था, ये कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ आया था। यहाँ पर दोबारा से आगे चला गया तो इसे थोड़ा सा आगे और खींच लेते हैं। अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास इस ग्राफ के मुताबिक इतने एरिया में वो मॉलिक्यूल्स थे, इतने एरिया में वो मॉलिक्यूल्स थे जो अफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट में चेंज हो सकते थे। और ये जो पीछे एरिया है सारे का सारा ये उन मॉलिक्यूल्स का था जो कि इनफेक्टिव कोलिगेंस करते हैं, यानी कि इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर पाते और प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाते। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है इसको यहाँ पर शो करते हैं। इस ब्लू वाली लाइन से जो मैंने यहाँ पर कर्व बनाई है इसको हम T1 कर्व कर लेते हैं, मतलब टेम्परेचर 1 पे जो कर्व आ रही है। और जब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कर्व आई तो वो कैसे आएगी, यहाँ पर देखें टेम्परेचर बढ़ाने पे यही कर्व फ्लैटन हो जाती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें, जो हम लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये जो आप लोगों के सामने पोर्शन है जहाँ पर आपके पास इफेक्टिव कोलिगन वाले मॉलिक्यूल्स थे वो अब पहले से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पर अब आपके पास वो मॉलिक्यूल जो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं उनका एरिया बढ़ चुका है टेम्परेचर बढ़ाने से। ये जो कर्व आई है ये T2 यानी कि हाई टेम्परेचर पे आई है। याद रखिएगा T2 इज ग्रेटर देन T1 हियर। अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें तो हमें बताना क्या चाह रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उन मॉलिक्यूल्स की तादाद जो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं वो बढ़ जाती है। और अगर वो बढ़ जाती है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास इसको और बेहतर तरीके से भी समझा जा सकता है। वो कैसे, अगर हम लोग कहें कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका टेम्परेचर T1 था पहले, मतलब लो टेम्परेचर के ऊपर, अगर हम लोग देख लेते हैं T1 टेम्परेचर के ऊपर कि मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स है हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, उनमें से 80 मॉलिक्यूल्स और 20 मॉलिक्यूल्स की रेशियो बना लेते हैं। लेट्स सपोज जो 80 है ना वो हैं जो इनफेक्टिव कोलिगेंस शो करते हैं और 20 वो हैं जो इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे। मैं I और E को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये वाला डाटा इसके लिए है कि 20 मॉलिक्यूल्स वो थे जो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे थे और बाकी मॉलिक्यूल्स वो जो इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर सकते। पर कहते हैं जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ती है जो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं। तो आपको इस रेशियो में फ़र्क देखने को मिलेगा।
लेट्स सपोज अब ये रेशियो 60-40 की रहेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स जो इनफेक्टिव कोलिजन कर रहे थे उनकी तादाद में कमी आई है और वो मॉलिक्यूल जो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं उनकी तादाद बढ़ चुकी है। अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो ये ग्राफ हमें एक्सप्लेन करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन में इंक्रीज हो जाता है जो कि हमारे पास इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं। और मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज एक्सप्लेन की थी इन ग्राफ्स के थ्रू कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके दरमियान में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ मॉलिक्यूल्स वो जो कि इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स वो जो कि इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा एक और फैक्टर जो कि टेम्परेचर का फैक्टर था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो कि कैटलिस्ट का फैक्टर है वो हम लोग पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।